नमस्कार मित्रों। हम लोगों ने एनपीओ पर एक क्लास किया है। उसमें ढेर सारे टॉपिकों पर चर्चा की, जैसे मीनिंग ऑफ एनपीओ, टाइप्स ऑफ एनपीओ, भारत में करंट सिनेरियो क्या है एनपीओ का, इन बातों पर चर्चा हुई हमारे बीच। हमने चर्चा किया कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग की क्या क्या ज़रूरतें हैं। प्राइमरी बुक्स के अंतर्गत एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रखा जाता है, कौन कौन से बुक्स मेंटेन किए जाते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा बुक मेंटेन किया जाता है, सेकेंडरी बुक्स के अंतर्गत कौन कौन से बुक्स नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना जरूरी है और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना जरूरी है। अब हम लोग फाइनलाइजेशन में एक कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के दौरान हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, जबकि हमने बताया कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राय यही मानकर चले हम लोग अभी कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड करती ही नहीं। फिर उसके जगह पर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रॉपर्टीज पर पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्या प्रॉपर्टी है। इसमें कहीं से दो राय नहीं कि ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मिलता जुलता है, लेकिन हम अभी सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बेस मानकर उस पर चर्चा करें, उसकी प्रॉपर्टीज पर चर्चा करें। हम सभी जानते हैं कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइज नहीं होती, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइज नहीं होती। उसका मूल उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइज होने का कि वो सोशल वेलफेयर को कैसे रेंडर कर सकती है, समाज कल्याण के कार्यों में कैसे काम कर सकती है, और गवर्नमेंट को भी बहुत सारी सहूलियतें मिलती है। एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में मेन पावर, स्किल्ड अनस्किल्ड सभी तरह के मेन पावर उसको मिल जाते हैं, और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्लान है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्लान है, उस प्लान का एग्जीक्यूशन इसके माध्यम से बहुत अच्छी तरह हो पाता है। तो मौलिक रूप से हम लोग ये तो बहस कर ही लिए हैं कि इसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन हर एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करना चाहती है। उसका एक ऑब्जेक्ट ग्रोथ जरूर है, और ग्रोथ तब होगा जब रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होगा, और जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उससे कम एक्सपेंडिचर किया जाएगा। जनरेट रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर के ऊपर सरप्लस होगा, उस सरप्लस को कैपिटलाइज किया जाएगा, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा। वो अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है, बड़े उद्देश्यों के लिए काम कर सकती है, बड़े प्रोजेक्ट्स को इंश्योर कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है। तो ये पर्पस होता है। तो इसी पर्पस के लिए वो एक मैचिंग कंसेप्ट को, अकाउंटिंग के मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करके इनकम और एक्सपेंडिचर में कंपैरिजन करना चाहती है। उसके लिए हम लोग जैसे ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्राफ्ट करते हैं, उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कंसेप्ट भी है। ये पूरी तरह से नॉमिनल अकाउंट है। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग कि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करके कंपैरिजन करना, हमको मैच करना है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट की प्रॉपर्टी कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम्स को लिखते हैं। यही करेंगे यहाँ भी हम लोग, सारे एक्सपेंडिचर्स को डेबिट किया जाएगा। ध्यान रहे कि ये सारे एक्सपेंडिचर का तात्पर्य यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर से नहीं है। यहाँ डिफरेंस हो जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक तरफ जहाँ हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में उन सारे एक्सपेंडिचर को लिखते हैं जो कैश में पेड किया गया है, लेकिन चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है, डेबिट किया जाता है। दूसरी बात कि उस सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है जो आइदर कैश में पेड हो या फिर आउटस्टैंडिंग हो, ड्यू हो। वो करेंट रिसीट पेमेंट में एक और बात देखी थी हम लोगों ने कि उसमें एक्सपेंडिचर जो लिखते हैं वो पेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या उससे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, उससे कोई बहस नहीं था।
उसमें एक्सपेंडिचर किस ईयर से रिलेटेड है इस बात का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर दिखाते वक्त हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात ध्यान रखनी होगी कि एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवेन्यू, तभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैश और ड्यूज, कैश पेड और ड्यूज दोनों तरह के एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। तीसरी बात कि वो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड हो, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को करंट ईयर के इनकम से मैच करके तब जो सरप्लस बचे वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस शो करता है। तो उसी तरह यहां भी हम सरप्लस या डिफिशियंसी को डिटरमाइन करने के लिए करंट ईयर के इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में सिर्फ करंट ईयर के कैश पेड हो या आउटस्टैंडिंग हो, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लिखे जाएंगे। यही बात इनकम के साथ होती है। इनकम के अंतर्गत भी रेवेन्यू इनकम को दिखाना है। कैश रिसिप्ट हो या एक्रूड हो। कैश रिसिप्ट ऐसे भी इनकम है जिसका पार्शियली कैश रिसिप्ट हो चुका है और पार्शियली एक्रूड है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ है आप, तो दोनों को इंक्लूड करके शामिल करेंगे। अर्थात करंट ईयर के सारे रेवेन्यू इनकम जो कैश रिसिप्ट हो या फिर एक्रूड हो, दोनों को हमें इनकम के अंतर्गत लिखना है और ये करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना है। यदि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है तो इसे हम लोग सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। यदि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हो गया तो फिर ये डिफिशियंसी के नाम से जाना जाता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत। अब अगली बात करनी है हम लोगों को कि फाइनलाइजेशन में बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना। बैलेंस शीट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान दीजिए कि सामान्यतया नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो डिटेल आपके पास होगा उस डिटेल में हो सकता है कि ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस दिया रहे, नहीं भी दिया रह सकता है। यदि ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस है या फिर करेंट ईयर में ही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, करेंट ईयर से ही वो अपना सर्विस शुरू की है, तो फिर ऐसी दशा में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ऑर्गेनाइज है, ऑपरेट कर रही है और हमें ओपनिंग कैपिटल फंड मालूम नहीं है, तो फिर हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट मेमोरेंडम बैलेंस शीट की तरह बनाना है ताकि हमको ओपनिंग कैपिटल फंड पता चल सके। और आप जानते हैं कि इसके लिए अकाउंटिंग का इक्वेशन फॉलो करते हैं। बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन को बेस मानकर बनाई जाती है, यानी कैपिटल प्लस लिएबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो यहाँ हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हमारे पास सारे एसेट्स के इंफॉर्मेशन होंगे, सारे लिएबिलिटीज के इंफॉर्मेशन होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस, उस दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ओपनिंग कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर लेंगे। वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कर सकते हैं और तब वर्ष के दौरान जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम से रिलेटेड एक्टिविटीज हुई होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सरप्लस या डिफिशियंसी का बैलेंस होगा, इन सबों को ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स में शामिल करके एडजस्ट करके तब फाइनल या क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इस प्रकार इसका पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पूरा होगा, कंप्लीट होगा। ये मैं अभी समझा रहा हूं, इसको फॉलो करना हम लोगों को प्रैक्टिकल में भी अप्लाई करके देखना होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनाकर देखने होंगे। वहाँ हो सकता है कि कुछ समस्याएं आए, हम उस पर चर्चा करेंगे जाकर। आज हम लोगों ने मौलिक रूप से पिछले क्लास में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा पिछले क्लास में ही चर्चा किया था, दूसरा आज हम लोगों ने चर्चा किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
तीसरा चर्चा किया कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे ड्राफ्ट करेंगे यदि रिक्वायर्ड हो तब, जिसका पर्पस होगा ओपनिंग कैपिटल फंड को जानना। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर हम लोग इसे जान सकते हैं। और ओपनिंग बैलेंस शीट में वर्ष के दौरान जो भी हमने एक्टिविटीज की है कैपिटल आइटम्स से रिलेटेड, उसको इंक्लूड करके, एडजस्टमेंट्स को इंक्लूड करके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सरप्लस या डिफिशियंसी को इंक्लूड करके लास्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जो हमारे नीड्स को पूरा करेगा, यानी एक कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा होगा। इतने काम हम लोगों को करने हैं। अब इस टॉपिक में हम लोगों को मूल रूप से चर्चा करना है कि हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में चर्चा करें जो सामान्यतया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे साथ नहीं होता। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस पर चूंकि हम बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं कि 11th लेवल में हम उसे पढ़ चुके हैं, हम ऐसे ही इंफॉर्मेशंस पर आज डिस्कस करेंगे कि वो स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेशल ट्रांजैक्शंस क्या है जिसके बारे में हम अभी बेहतर नहीं जानते, और साथ में उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत कैसे होता है। ये मूल उद्देश्य है हमारा, क्योंकि वो सारे इंफॉर्मेशंस या ट्रांजैक्शंस पर हम यूज टू नहीं है। तो आइए देखें कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जिसको हम लोग एनपीओ या एनटीओ के अंतर्गत ही स्टडी करते हैं, तो उसमें कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होता है। पहली बात इसके संबंध में मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को, जिस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की बात हम करने जा रहे हैं, उसमें कई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस पर चर्चा करेंगे, उसमें किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को कैपिटल आइटम माना जाएगा और किसे रेवेन्यू आइटम माना जाएगा। दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ बोर्ड, क्योंकि बोर्ड की जरूरत क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस का नेचर क्या है, इस पर निर्भर करेगा ये कि वो उसे कैपिटल मानेगी या रेवेन्यू मानेगी। लेकिन हम अभी सामान्य चलन की बात करेंगे। तो सामान्यतया क्या होता है, सामान्य रूप से हमें क्या करना चाहिए, हम कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में डिसीजन लेने के लिए क्या बेस अपनाए जाने चाहिए, वो चारों बेसों की चर्चा पहले कर चुके हैं, पहले ही क्लास में कर चुके हैं कि हमें पेरियोडिसिटी पर भी ध्यान देना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देना होगा, हमें नेचर पर ध्यान देना होगा कि रेकरिंग है या नहीं है, और चौथी बात हमें मटेरियलिटी पर ध्यान देना होगा। इन बातों को ध्यान में रखकर बोर्ड डिसाइड कर लेती है कि हम इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में से किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कैपिटल माने या रेवेन्यू माने। लेकिन जो यूजुअली होता है, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन बनाते वक्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो जो यूजुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी थ्योरी को फॉलो करेंगे। यदि कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चंस के अंतर्गत, तो उसका अनुपालन करना हम यह मानकर उसका अनुपालन करेंगे कि बोर्ड का निर्देश ऐसा है। क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को हम लोग यह समझेंगे कि बोर्ड ने ऐसा करने के लिए हमसे कहा है, इसलिए करते हैं। आइए जरा बारी बारी से उस पर चर्चा करें। उसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग कि इसमें डिस्कस करने का तो अब कोई टॉपिक बच नहीं गया कि रेवेन्यू आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है और कैपिटल आइटम से बैलेंस शीट बनाते हैं। इस पर बहुत बहस करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटी सी बात और कर सकते हैं हम लोग इसमें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाए जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में सारे रेवेन्यू इनकम को दिखाए जाते हैं। जबकि बैलेंस शीट में बाईं ओर लेफ्ट साइड, जो जिसको हम लोग लिएबिलिटी साइड कहते हैं, उसमें कैपिटल बैलेंसेज विथ एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस और डिफिशियंसी एंड जो लिएबिलिटीज होगा उसको शो करते हैं, दाहिनी ओर सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। तो ये ऐसा कंसेप्ट है जो हम लोग पहले से जानते हैं। अब चले आए हम लोग उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की बात करें, जिसमें सबसे पहले चर्चा करें हम लोग सब्सक्रिप्शन पर। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, यहाँ स्पेसिफिक कहने का हमारा सिर्फ इतना आशय है कि यूजुअली ये ट्रांजैक्शंस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज नहीं होता, इसीलिए हम इसे स्पेसिफिक कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करें। सब्सक्रिप्शन चंदी, आप सभी जानते हैं
कि मेंबर्स के द्वारा जो सोशल सर्विस से अलाइव होना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उन सभी मेंबरों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। तो उसमें सब्सक्रिप्शन की बड़ी भूमिका है। एक ऑर्गेनाइजेशंस अपने रनिंग एक्सपेंस को बियर करेगी, अपने जो वर्किंग एक्सपेंस है उसको बियर करने के लिए उसे सब्सक्रिप्शन चाहिए। इसको मेंबरशिप फी जो रेगुलरली लिया जाता है उस रूप में भी जान सकते हैं हम लोग। आइए देखें इसमें सब्सक्रिप्शन के बारे में। ये सामान्यतया जो मेंबर्स होते हैं उसके द्वारा दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट किया गया चंदा हुआ। ये इसलिए दिया जाता है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यू कर पाएं, उसके रनिंग एक्सपेंस को बियर कर सकें। तो पर्पस ही इसका है कि ये रनिंग एक्सपेंस बियर करने के लिए है, अतः ये रेवेन्यू ही होगा। इसको रेवेन्यू नेचर का ही मानेंगे हम लोग, ये रेवेन्यू आइटम ही है। अब इससे आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन के बाद इसके कैलकुलेशन में हम लोग एडजस्टमेंट्स रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में कई सारी बातें हो सकती है, हम लोग बाद में बहस करते हैं उस सारे एडजस्टमेंट्स पर, लेकिन सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का होता है। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन से आगे बढ़कर देखें कि डोनेशंस, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। डोनेशंस को दो कैटेगरी में समझें। यूजुअली ये दो कैटेगरी में यूज होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत, एक जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन सामान्यतया बिना किसी निर्देश का डोनर पे करता है ऑर्गेनाइजेशन को। वो किसी प्रकार से ये निर्देश नहीं देता ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इस डोनेशन के पैसे का यही यूज कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस के पोजीशन और उसके बोर्ड के डिसीजन पर निर्भर करता है कि इस डोनेशन का क्या इस्तेमाल करेंगे। तो जनरल डोनेशन निश्चित रूप से बोर्ड के निर्णय पर निर्भर करेगा, लेकिन सामान्यतया इसे हम लोग मानकर चलेंगे कि रेवेन्यू इनकम है। हम इसे रेवेन्यू इनकम मानकर चलेंगे तब तक जब तक कि इसके संबंध में प्रश्न में कोई विशेष निर्देश नहीं हो। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रश्न निर्देशित करेगा कि डोनेशंस का 50% कैपिटल माना जाए, 50% रेवेन्यू माना जाए। तो ऐसी दशा में 50% डोनेशन का हम बैलेंस शीट के लिएबिलिटी में दिखाएंगे और 50% रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में दिखाएंगे, जिसको रेवेन्यू माना गया है। तो ये क्योंकि हम मान लिए कि ये बोर्ड ने निर्देशित किया है। अब दूसरा टर्म है स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन के संबंध में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह डोनर के द्वारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही दिया जाता है। डोनर उसमें ये निर्देश जारी कर देता है कि मेरे डोनेशंस का उपयोग संस्था के इस काम में किया जाए। हो सकता है वो बिल्डिंग बाय करने के लिए दिया हो सकता है वो अदर एसेट्स बाय करने के लिए दिया हो। तो वहाँ डोनर का निर्देश जो होगा हम उसी काम में उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हमने डोनर से डोनेशंस लिया है तो उसके निर्देश को भी मानना होगा। ये स्पेशल डोनेशन होता है। सामान्यतया डोनर कैपिटल एक्सपेंडिचर के पर्पस से ही इस तरह का डोनेशन देता है, इसलिए डोनर से प्राप्त यह इनकम कैपिटल इनकम माना जाता है। इसे हम लोग कैपिटल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ, अब एक और महत्वपूर्ण बात इसके साथ जुड़ जाती है कि हम कैपिटल इनकम तो इसे मानेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम इसे बैलेंस शीट की लिएबिलिटी में शो करें। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कैपिटल इनकम के साथ साथ इसका अकाउंटिंग भी जनरली फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है, कोष आधारित लेखांकन। अब एक नया प्रश्न आपके सामने आ गया कि ये कोष आधारित लेखांकन क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है। हम जितनी बातें इस पर बोलने जा रहे हैं कृपया उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग अर्थात स्पेशल डोनेशंस जब डोनर कंसर्न को देता है, ऑर्गेनाइजेशंस को देता है, लेकिन वो डोनेशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। जैसे किसी डोनर ने 2 लाख रुपए डोनेट किए बिल्डिंग बनाने के लिए, जबकि बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो 2 लाख रुपए से बिल्डिंग पूरा होगा नहीं।
हमें प्रतीक्षा करना होगा कि हमारा बिल्डिंग फंड बढ़कर 10 लाख तक हो, तब हम इनिशिएट करेंगे उसको। तो ऐसी दशा में उस 2 लाख को 10 लाख होने की अवधि तक हम इन्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिक पर्पस में, ताकि फंड भी वो ब्लॉक मनी की तरह बैंक में पड़ा नहीं रहे, उसे इन्वेस्ट करके उससे रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके। तो ऐसा कोई स्पेशल डोनेशंस जिसको हम लोग इन्वेस्ट करने के पर्पज से भी रखते हैं, उससे साल भर के दौरान इन्वेस्ट करने से जो भी इनकम जनरेट होगा या किसी और से उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड डोनेशंस मिलेगा, किसी भी प्रकार का आय होगा उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड, तो वो हम बैलेंस शीट में उस फंड में इंक्लूड कर देंगे। हम उसे रेवेन्यू इनकम नहीं मानेंगे, हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं करेंगे। किसी भी तरह का इनकम हो जिस स्पेशल डोनेशन को हम फंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम हो, चाहे इंटरेस्ट के रूप में हो, डिविडेंड के रूप में हो, चाहे किसी और का डोनेशन हो, वो सारा का सारा हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल इनकम की तरह फंड दिखाया और फंड में इंक्लूड कर लिया साल भर का जितना इनकम होगा। फिर साल भर के दौरान यदि इस पर्पज से, अब सपोज करो कि बिल्डिंग फंड है, उसमें से आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मनी के रूप में, एडवांस मनी के रूप में कुछ पे किया, ये एक्सपेंसेस हुआ, तो उस एक्सपेंसेस को उसी फंड से घटाना है हमको। जिस स्पेसिफिक फंड को हम लोग बैलेंस शीट के लिएबिलिटी में दिखाया, उसमें साल भर के उस फंड से रिलेटेड इनकम को शामिल किया, और यदि कुछ एक्सपेंसेस उस फंड से रिलेटेड हो रहा है तो बैलेंस शीट में ही उस फंड से डिडक्ट करेंगे, तब जो नेट वैल्यू होगा उसे बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ये कहना था हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। मोटे तौर पर अब ध्यान दें कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का तात्पर्य होता है कि फंड से हम उसे कैपिटल इनकम मान लेते हैं, जिसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी कोष आधारित लेखांकन के रूप में हमको रिकॉर्ड करना है, उसे हम ऑब्वियस है कि बैलेंस शीट के लिएबिलिटी में दिखाते हैं, और साथ में उससे संबंधित सारे रेवेन्यू इनकम या कैपिटल इनकम उसी फंड में इंक्लूड किया जाता है। उसे रेवेन्यू इनकम मानते ही नहीं, इंटरेस्ट या डिविडेंड भी उस फंड को इंटरेस्ट करने से जनरेट हुआ तो वो भी कैपिटलाइज ही कर लेते हैं हम लोग, और उसे इंक्लूड कर लेते हैं बैलेंस शीट के लिएबिलिटी में। साथ में हम उससे उस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है तो डिडक्ट कर लेते हैं, अर्थात उस फंड को तब तक मेंटेन करते हैं जब तक कि उसका संपूर्ण प्रयोग हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए न करना हो। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे पास जितने फंड हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में, उससे ज्यादा हम एक्सपेंस कर दिया। तो अब ये महत्वपूर्ण है कि यदि फंड जनरेट किया, फंड हमारे पास 2 लाख का है और हमने 2,20,000 खर्च कर दिया उस फंड से रिलेटेड, तो एक्सेस जो एक्सपेंडिचर होगा फंड का, दिस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में चार्ज करेंगे। संभवतः मेरी ये बात फंड बेस्ड अकाउंटिंग की क्लियर हो गई। तो डोनेशंस क्लियर है। जनरल डोनेशन ऐसा कतई नहीं कहना है मेरा कि ये ऑलवेज रेवेन्यू इनकम ही होता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग क्वेश्चंस जो करेंगे वो रेवेन्यू इनकम मानकर करेंगे, तब तक जब तक कि इसके संबंध में कोई विशेष निर्देश नहीं हो प्रश्न में। दूसरी बात, स्पेशल डोनेशन निश्चित रूप से इसे हम लोग कैपिटल इनकम ही मानेंगे, और बैलेंस शीट में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के रूप में ही निर्देश के अनुसार शो करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। डोनेशंस के बाद तीसरा टॉपिक चर्चा करें हम लोग इंट्रांस फी। इंट्रांस फी, अब इसके नाम से ही स्पष्ट है, नेचर से ही स्पष्ट है कि ये जब कोई मेंबर शामिल होना चाहता होगा फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, तभी उसको ये पे करना होगा। इंट्रांस फी तभी पेबल है, तो रैकरिंग नेचर नहीं है इसका। इसे सामान्यतः हम लोग कैपिटल इनकम मानकर बैलेंस शीट में ही शो करेंगे। इसे कैपिटल इनकम मानेंगे और बैलेंस शीट में ही लिखेंगे। लेकिन एक और बात इसमें कहनी है हमको कि बहुत छोटी सी रकम हो, इसकी कैपिटल इनकम की बहुत छोटी सी रकम हो तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कैपिटल इनकम के रूप में इसे शो करेंगे, लेकिन बहुत छोटी रकम हो तो हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में शो करके क्लोज कर लेंगे।
हम इस अकाउंट को लंबा नहीं खींचेंगे। ये ट्रांसफर की प्रॉपर्टी है। इसी तरह लाइफ मेंबरशिप के साथ भी यही करना है, वो कैपिटल इनकम है, बैलेंस शीट के लिएबिलिटी में दिखाना है। और साधारण दृष्टिकोण से यही समझना है हमको कि बहुत छोटी रकम होगी तो हम उसे क्लोज कर सकते हैं, ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि इसे रेवेन्यू इनकम मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाकर खत्म कर लिया जाए। अगला चर्चा करेंगे हम लोग जैसे लेगेसी। अब लेगेसी जैसा साधारण सा बात है कि लेगेसी रेकरिंग नेचर का इनकम नहीं है। अब किसी पार्टी में कोई भी व्यक्ति ये वसीयत बना दिया, ये विल ड्राफ्ट कर दिया कि उसके ना होने के बाद उसकी जायदाद का इतना प्रतिशत ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगा सोशल सर्विसेज की, तो वो लेगेसी रेकरिंग नेचर का तो हुआ नहीं, इसलिए ये कैपिटल इनकम है। लेकिन कभी कभी लेगेसी के रूप में बहुत छोटी सी रकम मिलती है, तो ऐसे रकम को रेवेन्यू मानकर को क्लोज ही कर लेना मटेरियलिटी कंसेप्ट अलाउ करता है कि उस छोटे से इनकम को क्लोज कर लेंगे हम लोग रेवेन्यू इनकम मानकर, इसे बैलेंस शीट में कंटिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से छोटे छोटे टर्म होंगे, उसको उस नेचर के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैपिटल आइटम या रेवेन्यू आइटम किसके रूप में ट्रीट करना चाहिए, यदि कोई निर्देश नहीं हो तब। अदरवाइज अनटिल अनलेस कोई निर्देश है प्रश्न में तो पूरी तरह से उसको फॉलो करना है। अब हम लोग इसके बाद चर्चा कर लें थोड़ा सा कि कैलकुलेशन प्रोसेस। इसमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे। क्लासरूम टीचिंग में देखते हैं हम लोग कि बच्चों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कोई भी इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसका एक वैल्यू दिया हुआ है और अब हम उसमें से कौन सा वैल्यू, एडजस्टमेंट में उसके संबंध में इंफॉर्मेशन है, तो हम कौन सा वैल्यू शो करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसीट एंड पेमेंट का जो वैल्यू होगा उसको अलग कर लें। सबसे पहले रिसीप्ट और पेमेंट, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको एकदम सहज तरीके से समझाया जा सके। स्वाभाविक है कि नॉर्मली रिसिप्ट में जो दिखाया गया होगा उसमें से जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वही इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, और पेमेंट में जो दिखाया गया होगा उसमें से ही, क्योंकि इसमें तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम्स होंगे, लेकिन हम सिर्फ इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब रिसिप्ट और इनकम इस दोनों में क्या अंतर है, इससे आप समझ सकते हैं कि हम एडजस्टेड वैल्यू कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखावें रिसीट एंड पेमेंट की तुलना में। तो अब सपोज करो सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है और सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिखना है हम लोगों को। तो सिंपल सी बात हुई कि सब्सक्रिप्शन इस वर्ष कितना मिला वो लिखा हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, अर्थात रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर में मिली हुई राशि लिखी है, सब्सक्रिप्शन की तो कुल मिली हुई राशि, चाहे वो अब ये 2020 है उसमें 19 का भी कुछ रकम मिला है वो भी जुड़ा हुआ होगा, 18 का कुछ रकम मिला है वो भी जुड़ा होगा, 17 का रकम मिला है वो भी जुड़ा होगा, और 21 के लिए कुछ एडवांस मिला वो भी जुड़ा होगा, 22 के लिए कुछ एडवांस मिला वो भी जुड़ा होगा। अर्थात सब्सक्रिप्शन के नाम पर किसी भी वर्ष का कोई भी रकम यदि इस वर्ष मिला है तो वो हमारे रिसिप्ट में लिखा है, जबकि इनकम में हमें वो नहीं लिखना है। इनकम में हमें क्या लिखना है कि करंट ईयर से रिलेटेड जो मिला वो भी लिखना है, जो नहीं मिला वो भी लिखना है। दोनों में अंतर समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप कि इस दोनों में बड़ा अंतर हो गया। तो फिर इसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो रिसीट और इनकम इस दोनों के बीच कई टर्म आ सकते हैं। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी बेस सब्सक्रिप्शन को मानकर, तो देखो कई तरह की बातें हो सकती है। एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का भी हो सकता है, और प्रीवियस ईयर्स का भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हो सकता है क्वेश्चन में। एक प्रीपेड या एडवांस, तो करंट ईयर में भी एडवांस हो सकता है, करंट ईयर का भी एडवांस हो सकता है,
और प्रीवियस ईयर्स में भी एडवांस हो सकता है। अब हमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि यदि आउटस्टैंडिंग है तो वो रिसिप्ट में तो नहीं ही होगा। यदि हमें रिसिप्ट से इनकम निकालना है और ये करेंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है, तो हम रिसिप्ट से इनकम निकालने के लिए इसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो हमको आउटस्टैंडिंग और रिसिप्ट दोनों लिखना है, इसमें तो सिर्फ रिसिप्ट दिया हुआ है। साथ में यदि प्रीवियस ईयर का है आउटस्टैंडिंग, या मान कर चलेंगे कि रिसिप्ट में वो शामिल होगा, यदि कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल नहीं हो तो, या मान लेंगे कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो रिसिप्ट में शामिल होगा। अतः उसको घटाने के बाद हम करेंट ईयर का इनकम निकाल सकते हैं, तो इसको लेस करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग के साथ प्रॉपर्टी होगी। जबकि प्रीपेड के साथ यदि करेंट ईयर का प्रीपेड है, करेंट ईयर से रिलेटेड प्रीपेड है, तो निश्चित है ये अगले वर्ष के लिए होगा, और रिसिप्ट से उसे घटाकर ही हम करेंट ईयर का इनकम निकाल सकते हैं, इसे माइनस करेंगे। यदि प्रीपेड प्रीवियस ईयर्स का है तो निश्चित है पिछले वर्षों में जो प्रीपेड किया गया होगा वो किस वर्ष के लिए, करेंट ईयर के लिए, तो उसे प्रीवियस ईयर के प्रीपेड को ऐड करके ही हम इनकम निकाल सकते हैं। यही थ्योरी एक्सपेंडिचर के संबंध में भी, पेमेंट और एक्सपेंडिचर के रिलेशन के बीच भी आएगा, यही इनकम को भी कैलकुलेट करने के लिए उपयोग में आएगा। थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है, एक बार आपके दिमाग में ये समझ में ये आ जाना चाहिए। इस तरह से हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का आज ये क्लास पूरा करते हैं। अब रही बात कि इसमें और भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकता है, और भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आपके सामने, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाने में भी आपको परेशानी हो सकती है। मैं चाहूँगा कि कमेंट में आप जरूर अपने प्रश्नों को शेयर करें, प्रश्नों को लिखें, मैं समझ पाऊँ कि मैंने क्या नहीं बताया बच्चों को, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम होगा तो हम ऑन बोर्ड उसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पूरा क्वेश्चन बनाना तो आपका समय बर्बाद करने जैसा होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई भी टॉपिक आप एसके सिंह के, डॉक्टर एसके सिंह मिथिला यूनिवर्सिटी के दरभंगा के अंतर्गत ज़्यादा प्रचलित है, उस बुक से बनावे, या पीसी तुलसियान साहब के बुक से बनावे, या टीएस ग्रेवाल साहब के बुक से। आप कमेंट में जब क्वेश्चन पूछें हमसे तो ये जरूर स्पष्ट कर दें कि ये किस बुक का क्वेश्चन है और कितना नंबर क्वेश्चन है। यदि स्पष्ट कर सके तो अपने प्रॉब्लम्स को, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत आ रही है वो शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर या लिटरेचर दोनों माध्यमों से आप तक उसका जवाब पहुंचे। धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके।